अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी और अग्निवीर जिस नाम से इन युवा पुरुषों और महिलाओं को जाना जाता है कि पहले बैच को भर्ती प्रशिक्षण पूरा करने के 7 सशक्त बल इकाइयों में शामिल कर लिया गया है। और जिस समय अग्निपथ योजना लाई गई थी उस समय आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था, बहुत सारे लोगों ने इसका पक्ष भी लिया था। और विरोध करने वालों और पक्ष लेने वालों दोनों के अपने अपने तर्क हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अग्निपथ योजना होती क्या है, इसमें पात्रता के मापदंड क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। अग्निपथ योजना के संबंध में जो विभिन्न चिंताएं हैं वो कौन कौन सी हैं उन्हें भी हम लोग जानेंगे और भर्ती प्रक्रिया में कौन से सुधार आवश्यक हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या? तो यह है योजना देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण एवं प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए सशक्त बलों में सेवा करने का अवसर देता है। सेना में शामिल होने वाले इन युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाता है। जो युवा अग्निवीर में अग्निपथ योजना का लाभ लेंगे और इसमें शामिल होंगे उनकी 4 साल की नौकरी रहेगी। और आप देखते हैं कि इस नई योजना के तहत प्रति वर्ष लगभग 45 से 50 हजार सैनिकों की भर्ती की जाएगी और इनमें से अधिकांश 4 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे, लेकिन सभी नहीं किए जाएंगे। 4 वर्षों की अवधि के बाद बैच के केवल 25% अग्निवीरों को ही अगले 15 वर्षों की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस नियुक्त किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 100 अगर लोग इसमें शामिल हो रहे हैं तो 25 को आप देखते हैं कि उसमें रखा जाएगा और 75 को निकाल दिया जाएगा। अगर हम लोग इसकी पात्रता के मापदंड की बात करें तो यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है, यानी वे जो कमीशन अधिकारी के रूप में सैन्य बलों में शामिल नहीं होते हैं। कमीशन प्राप्त अधिकारी ही भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशिष्ट रैंक रखते हैं और वे प्राय राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन रखते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा के करने का निर्देश दिया जाता है। 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। अब इस योजना का उद्देश्य तो इससे भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है। योजना की परिकल्पना के अनुसार सैन्य बलों की औसत आयु जो वर्तमान में 32 वर्ष है 6-7 वर्षों में घटकर 26 वर्ष हो जाएगी इसकी। अब अग्निपथ योजना से संबंधित जो विभिन्न चिंताएं हैं ये देख लीजिए। तो अग्निवीरों को सैन्य इकाइयों में निर्बाध रूप से शामिल करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि संबंधित यूनिट कमांडरों के समक्ष आगे की चुनौतियों के बारे में पर्याप्त स्पष्टता हो और ये चुनौतियां अग्निवीरों की व्यक्तिगत क्षमताओं से परे है और उम्मीद की जाती है कि सैन्य बल में बने रहने के लिए वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और ये चुनौतियां अपने प्रकृति में अधिक अमूर्त हैं और नेतृत्वकर्ताओं को ध्यान आकर्षित करती हैं। पेशेवर क्षमताओं का प्रतिकूल प्रभाव तो युवा सैनिकों की बहुत अधिक संख्या प्रशिक्षण क्षमताओं एवं अवसंरचना की वृद्धि और सैनिकों की अधिकाधिक भर्ती निर्मुक्ति एवं प्रतिधारण के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के आवर्धन से प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होगा। परिचालन क्षमता का ह्रास तो खराब टीथ टू टेल अनुपात रखने वाले सशक्त बल टेल को बढ़ा रहा है और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अपने वायुसैनिकों और नौसैनिकों को अत्यंत विशिष्ट भूमिकाओं में नियुक्त करती है और जिनके लिए तकनीकी कौशल और उच्च स्तर के प्रशिक्षण एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। चूंकि अल्पकालिक संविदा सैनिक मॉडल अग्निपथ योजना को संगठनात्मक स्तर पर पूरी तरह से लागू होने में कुछ वर्ष लगेंगे, इस योजना से T3R अनुपात और बढ़ने की का जोखिम है। अब ये क्या होता है? टीथ टू टेल अनुपात T3R सैन्य रणनीति एवं योजना निर्माण में प्रयुक्त एक अवधारणा है जो लड़ाकू बलों और सहायक कर्मियों के अनुपात को प्रकट करता है। टीथ पैदल सेना लड़ाकू पायलटों और लड़ाकू वाहनों सहित अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू सेनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि टेल में लॉजिस्टिक्स प्रशासन और चिकित्सा इकाइयों जैसे सहायक तत्व शामिल होते हैं। उच्च T3R लड़ाकू बलों की तुलना में सहायक कर्मियों के एक बड़े अनुपात को इंगित करता है जो एक अच्छी तरह से समर्थित एवं संवहनीय सैन्य परिचालन का संकेत हो सकता है।
वर्ग आधारित भर्ती को अखिल भारतीय सर्वश्रेणी भर्ती से प्रतिस्थापित किया जाना। तो स्वरूप में ऐसा भारी परिवर्तन सशक्त बल के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि यह भारतीय सेना के संगठनात्मक प्रबंधन, नेतृत्व संरचनाओं एवं परिचालन दर्शन के आधार पर चोट करेगा। भले ही भारतीय सेना में सैनिक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित होते हैं, वे अपनी सामाजिक पहचान से भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं, जहां प्रत्येक सैनिक अपने जाति समूह या फिर अपने ग्राम या फिर अपने सामाजिक परिवेश में समकक्षों के बीच अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है। भरोसे और सहयोग की कमी को बढ़ावा। तो विभिन्न स्तरों के अनुभव और प्रेरणा रखने वाले सैनिकों के प्रशिक्षण, एकीकरण एवं तैनाती में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। 25% अल्पकालिक अनुबंधित सैनिकों को सेवा में बनाए रखने हेतु उनकी पहचान के मापदंडों के परिणाम स्वरूप अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सकती है। अब 25% रखे जाएंगे, वो कौन रखे जाएंगे, ये भी तो चिंता का विषय है। और एक संगठन जो विश्वास, सौहार्द एवं बंधुत्व की भावना पर निर्भर करता है, वह विजेताओं एवं पराजितों जो सेवा में बने रहते हैं और जो सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं के बीच प्रतिद्वंदिता एवं ईर्ष्या से जूझने के लिए विवश हो सकता है, विशेष रूप से अनुबंध के अंतिम वर्ष में। राज्यवार कोटा की समाप्ति। तो अग्निपथ योजना सेना में भर्ती के लिए किसी राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर राज्यवार कोटा के उस विचार को भी समाप्त कर देती है जिसे वर्ष 1966 से लागू किया गया था। और इस कोटा प्रणाली से सेना में असंतुलन पर नियंत्रण किया ताकि किसी एक राज्य, भाषाई समुदाय या फिर जातीयता का वर्चस्व न हो, जैसा कि पाकिस्तान के मामले में दिखता है कि जहां पंजाब का प्रभुत्व है। अकादमिक सोच से पता चलता है कि उच्च स्तर का जातीय असंतुलन लोकतंत्र की गंभीर समस्याओं और गृह युद्ध की बढ़ती संभावना से जुड़ा हुआ है, जो आज के भारत के लिए एक चिंताजनक परिदृश्य है, जहां सत्तारूढ़ दल की विचारधारा द्वारा संघवाद की कड़ी परीक्षा ली जा रही है। पर्याप्त प्रेरक पहलुओं का अभाव। तो भारत में भारतीय सेना ने अब तक वेतन, वर्दी और प्रतिष्ठा प्रदान की है जो अंग्रेजों से विरासत के रूप में ग्रहण की गई, जो सेवा, जीवन दशाओं, सैनिकों के परिवारों के लिए सुविधाओं और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ एवं पुरस्कार जैसे भूमि अनुदान का ध्यान रखते थे। और एक अल्पकालिक संविदा सैनिक जिसे पेंशन भी नहीं मिलेगा, अपनी सैन्य सेवा के बाद ऐसी नौकरियां करते हुए देखा जाएगा जो स्थिति एवं प्रतिष्ठा में सैन्य सेवा जैसे सम्मान के पेशे के अनुरूप नहीं होगा। और इससे अल्पकालिक अनुबंधों पर शामिल होने वालों की प्रेरणा भी कम हो जाएगी। ये आवश्यकता और भर्ती के बीच भारी असंगति। तो वर्तमान में तीनों सैन्य सेवाओं में लगभग 1,55,000 कर्मियों की कमी है, जहां थल सेना में सर्वाधिक 1,36,000 रिक्तियां हैं। इनमें से 90% से अधिक रिक्त पद गैर अधिकारी लड़ाकू रैंक के हैं, जिन्हें अग्निपथ योजना भरने का लक्ष्य रखती है। और इस परिदृश्य में 4 वर्ष की सेवा के बाद 75% रंग रूटों को सेवा मुक्त करना एक बड़ा अपव्यय होगा। और बिगड़ता भू राजनीतिक परिदृश्य। तो भारत चीन सीमा पर शांति के भंग होने का अर्थ यह है कि भारत को अब चीन, पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर में विद्रोहियों पर नजर रखने के लिए सैन्य बलों के उच्च स्तर की आवश्यकता है। पहले आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल राष्ट्रीय राइफल्स इकाइयों में से कुछ की चीन के मोर्चे पर तैनाती से यह असंगति प्रकट हो रही है। इसके अतिरिक्त उभरती सुरक्षा चुनौतियों जैसे वर्तमान मणिपुर संकट की अनदेखी नहीं की जा सकती, जहां स्थिति के प्रबंधन के लिए सेना सहायक बल के रूप में कार्य करती है। इस सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए अपर्याप्त अवसर। तो जो आप देखते हैं कि अग्निवीर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनका क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था सेवानिवृत्त अग्निवीरों को किस हद तक आत्मसात करेगी या फिर उनका स्वागत करेगी, यह उनके कौशल और उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण पर निर्भर करेगा। यह स्थिति चुनौतीपूर्ण होगी, विशेष रूप से जबकि उल्लेखनीय एवं पर्याप्त संख्या में सार्थक रोजगार के अवसर अभी भी स्नातकों की बढ़ती संख्या से दूर हैं। चूंकि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए यह स्थिति महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करती है। अब भर्ती प्रक्रिया में कौन से सुधार आवश्यक हैं? आयु सीमा और स्थायी प्रतिधारण कोटा बढ़ाना। तो सरकार आयु सीमा और स्थायी प्रतिधारण कोटा को 50% तक बढ़ाकर प्रतिबद्ध एवं कुशल व्यक्तियों को आकर्षित कर सकती है और सशक्त बलों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित कर सकती है और युवा उत्साह एवं अनुभव का एक संतुलन मिश्रण प्राप्त कर सकती है। ये संशोधन सरकार की ओर से स्वागत योग्य सुधार होंगे, जहां यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सशक्त बल अपनी समग्र परिचालन तत्परता से समझौता किए बिना समय के साथ प्रभावी ढंग से आकार में कमी एवं आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़े। सैन्य इकाइयों के दायरे में मनोवैज्ञानिक आत्मसातीकरण।
ये आप देखते हैं जब एक सैन्य इकाई युद्ध में होती है तो उससे अंततः परिणाम की उम्मीद की जाती है और किसी प्रतिद्वंदी के समक्ष वांछित परिणाम के लिए तैयारी लगातार जारी रहनी चाहिए और चुनौतीपूर्ण युद्ध स्थितियों के उभरने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह यूनिट कमांडरों को, अग्निवीरों को यूनिट संरचना में मनोवैज्ञानिक रूप से समाहित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें प्रभावी दल सदस्य बनने के लिए तैयार किया जाए। और सैन्य इकाई सामंजस्य को बढ़ावा देना, तो इकाई गौरव इकाई एकजुटता से उत्पन्न होता है और जो एक उत्कृष्ट सैन्य इकाई की पहचान है, जो फिर व्यक्तिगत सैनिक की मानवीय तत्वों पर निर्भर होता है। सैनिक अनुशासन का आधार और इस प्रकार एक दल सदस्य के रूप में उसकी प्रेरणा एवं मनोविज्ञान हमेशा उसके व्यक्तिगत विवेक एवं चरित्र से संबंधित होता है और यही चरित्र संबंधों में सामंजस्य स्थापित करता है और इकाई सौहार्द का निर्माण करता है जो किसी सैनिक को युद्ध के मैदान में शक्ति प्रदान करता है। मानवीय तत्व और युद्ध के पारंपरिक तरीकों की पहचान करना, जारी रूस यूक्रेन संघर्ष या संभवतः इजरायल रक्षा बलों की इजरायल हमास संघर्ष में असफलताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि मानवीय तत्व और युद्ध के पारंपरिक तरीके आधुनिक तकनीक से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी पुराने तरीकों और रणनीतियों को केवल पूरकता ही प्रदान कर सकती है। भले ही अग्निवीरों के पास दूसरों की तुलना में बेहतर तकनीकी कौशल या ज्ञान हो, विशेष रूप से विशिष्ट सेवा क्षेत्र या संदर्भ में, और इससे उनके नेतृत्वकर्ताओं को अधिक संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए जब तक इन पुरुषों और महिलाओं को सौहार्दपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, तब तक उक्त गुण निरर्थक सिद्ध होंगे। अग्निवीरों का मूल आधारित पोषण और प्रशिक्षण, सैन्य इकाइयों के लोकाचार पर आधारित मूल आधारित पोषण को तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। इससे योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन का दायित्व इकाई के नेतृत्वकर्ता पर है। युद्ध क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के बावजूद एक सैनिक के अपने साथी के साथ खड़े रहने के चरित्र को कम नहीं आंका जा सकता है। प्रतिस्पर्धी सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, प्रतिधारण बनाम सेवा मुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के भविष्य में निश्चित रूप से अग्निवीर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अग्निवीरों के बीच दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रवृत्ति एकीकृत बल विकसित करने के लक्ष्य के विपरीत होगी। चूंकि 25% अग्निवीर ही सेवा में रहेंगे, उनके बीच अवांछित व्यक्तित्व लक्षण के किसी भी अंकुरण को रोकना कठिन चुनौती होगी। यदि इसे नियंत्रण नहीं किया गया तो यह गंभीर रूप धारण कर सकता है और दीर्घ अवधि में सैन्य इकाइयों के हितों को प्रभावित भी कर सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण को शामिल करना, तो सरकार को सेना में अधिकारियों के चयन में इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति के अनुरूप ही अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को शामिल करने पर विचार करना चाहिए और इससे यूनिट कमांडर को उपलब्ध मानव संसाधन का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी और अग्निवीरों को बेहतर रूप से तैयार करने एवं उनका मूल्यांकन करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। सैन्य असैन्य विभाजन को दूर करना, तो सेना एक ऐसी संस्था बनी रही और जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा में निभाई गई भूमिका के लिए अत्यंत सम्मान दिया जाता है। अग्निवीरों की भर्ती की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू और प्रभाव यह है कि इससे सेना नागरिक सेना बनने की दिशा में एक छोटा कदम उठाएगी। अग्निपथ योजनाओं को युवाओं को सेना के बारे में जानने एवं समझने में मदद करनी चाहिए और जिससे सैन्य असैन्य विभाजन कम हो सके। भविष्योन्मुख युद्ध के लिए तैयार सैन्य बल के रूप में भूमिका, तो यूक्रेन युद्ध ने रक्षा प्रणालियों के एक अंग के रूप में प्रशिक्षित नागरिकों के महत्व को सिद्ध किया है। अग्निपथ भारत के लिए एक भविष्योन्मुखी युद्ध के लिए तैयार सैन्य बल प्रदान करने की क्षमता रखता है। अब आप देखिए, जो लोग एक प्रशिक्षित हो जाएंगे, भले ही सेना से बाहर हो जाएंगे, लेकिन कभी इनकी जरूरत पड़ी तो हमारे पास प्रशिक्षित लड़ाके तो होंगे, सैनिक तो होंगे जो युद्ध और शांति काल, विशेष रूप से आपदा राहत तो बचाव जैसी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। यहाँ तक कि उनमें आतंकी हमलों के दौरान भी एक प्रतिरोध शक्ति बनने की संभावना है। सशक्त बलों में प्रशिक्षित होने के बाद सेवा मुक्त हुए अग्निवीरों को नागरिकों के बीच संभावित आरक्षित युवा सेना के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक कहानी है अग्निपथ योजना की। कोई आपका सवाल हो इससे जुड़ा हुआ, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं।